जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज इंग्लिश की हमारी क्लास है। तो एफपीएससी के हवाले से आप लोग की रिवीजन भी हो जाएगी। ये जो हमारे पास फ़ेज़ 3 था, तो इसके पेपर को मैंने कंपाइल किया था, तो इस बार मैंने आप लोगों के लिए उसका ग्रामर का हिस्सा जो है वो अलहदा किया है। तो वोकैब तो क्रैमिंग करनी है, तो आप लोग कर रहे होंगे आई होप। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आप लोगों के सामने सिलेबस आ रहा होगा। तो सिलेबस के अंदर अब सबसे पहले है वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी के अंदर चीज़ें कौन-कौन सी आती हैं? सिनोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाते हैं, ईडियम आ जाती हैं, फ्रेजेस आ जाती हैं, मीनिंग्स आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाती है। या इसमें अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो एनालॉजी। ठीक है? तो अब ये तकरीबन कितने नंबर की आती है? 5 से 7 नंबर की जो है वो आ जाती हैं। अब सिनोनिम और एंटोनिम में अब लास्ट टाइम आए हुए थे, क्वोटेडियन आया हुआ था, ठीक है जी, और हॉट-टेट्री आया हुआ था। अब ये इस तरह के वर्ड हैं जो आपको कॉमनली नहीं नज़र आते, तो वोकैब के ऊपर आप अपना टाइम मेरा ख़्याल नहीं ज़ाया करेंगे, अभी उतना टाइम भी नहीं रह गया कि वोकैब के ऊपर एफ़र्ट की जाए। तो अब हम देख लेते हैं कि ग्रामर यूसेज जो आज हमने करना है, तो ग्रामर के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ोकस वो करता है प्रीपोज़िशन को। फिर उसके बाद वर्ब वाले पार्ट को, फिर नॉन नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं, जैसे आपका जीरंड होता है, पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और इन्फिनेटिव जो होते हैं आपके बेयर इन्फिनेटिव होते हैं। तो इस तरीके की जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं उनके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन वो उठाता है। तो एडवर्ब के रेलिवेंट भी वो चीज़ें उठाता है। प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और कुछ इस तरह के प्रोनाउन के आइदर वगैरह और नाइदर वगैरह किस तरीके से प्रोनाउन में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो उसके बाद एडजेक्टिव में से पूछ लेता है वो, नाउन के रेलिवेंट भी पूछ लेता है, कंजंक्शन के रेलिवेंट भी पूछ लेता है, और आर्टिकल। तो ग्रामर पार्ट के अंदर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल करता है, और इसमें से तकरीबन वो 7 से 9 नंबर जो है वो आपके आते हैं। फिर उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर के एतबार से तीसरे नंबर पर सिलेबस के अंदर यही चीज़ दी हुई है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें सेंटेंस टाइप्स वो पूछ लेता है, मीनिंग के एतबार से, कंस्ट्रक्शन के एतबार से, और उसके अलावा कंडीशनल सेंटेंस के अंदर से सवाल आ जाते हैं, पंक्चुएशन के रेलेवेंट सवाल आ जाते हैं, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से जो है सवाल आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं, तो आपने इसको जहन में रखना है, और इसी तरीके से आगे हम अब चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो ये जी सबसे पहले जो सबसे अहम पार्ट है, जिसे कहते हैं आप प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो आपका प्रीपोजिशन जो है वो अहम है। अच्छा, द शिप इज़ बाउंड डैश यूनाइटेड स्टेट। अब ये जो है फिक्स प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के अंदर भी आपको पता है 2 तरह की होती हैं। तो मैंने दोनों तरह की जो है प्रेपोजिशन आप लोगों से डिस्कस की हैं ऑलरेडी। तो अब फिक्स प्रेपोजिशन जो है वो इसकी इंशाल्लाह एक एक्सटेंसिव किस्म की आपको प्रैक्टिस भी करवा देंगे। तो ये होते तो रट्टे हैं जी। अब बाउंड के साथ जो है वो फॉर आता है, और बाउंड के साथ टू भी आ जाता है। लेकिन बाउंड के साथ टू कब आता है? जब ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के सेंस में आए। ठीक है जी। तो अब ये लिखा हुआ है, जैसे ही इज़ बाउंड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, और वी आर बाउंड टू कोलाइड एट द स्पीड। ठीक है जी। तो जो आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो इनएविटेबल इवेंट्स होते हैं, ऐसे इवेंट्स जिनको जो है अवॉइड नहीं किया जा सकता, कि अगर हम इतनी स्पीड पर जाएंगे, ऑब्लिगेशंस या इनएविटेबल इवेंट्स, तो इन दोनों सूरत में आपका बाउंड जो वर्ब है वो जर्नली तो फॉर लेता है, लेकिन अगर कभी आ जाए तो टू भी ले लेता है, जब ऑब्लिगेशन के सेंस में आए या इनएविटेबल इवेंट्स के सेंस में आए, तो टू प्रीपोजिशन आप इसके साथ लगाएंगे। तो ये जी प्रपोजिशन जो है वो पहली थी। उसके बाद मोस्ट ऑफ पीपल एग्री विद मी। तो अब ये मोस्ट ऑफ पीपल, ये मोस्ट ऑफ पीपल नहीं आ सकता यहाँ पर। और एग्री जो है ये भी आपको पता है एक फिक्स प्रपोजिशन है। एग्री जो वर्ब होती है, अगर पर्सन के सेंस में आएगा तो एग्री के साथ हम क्या लगाते होते हैं जी? एग्री के साथ विद लगाते होते हैं। और अगर एग्री जो है वो किसके साथ सेंस में आ जाता है? थिंग्स के या प्रपोजल वगैरह के सेंस में आ जाता है, तो फिर आप हम क्या लगाते हैं? एग्री टू लगाते हैं। ही एग्री टू माई प्रपोजल, इस तरीके से हम करते हैं, और एग्री विद मी। तो ये प्रपोजिशन तो ठीक लगी हुई है जी। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है यहाँ पर मोस्ट ऑफ, कि यहाँ पर प्रपोजिशन लगनी है कि नहीं लगनी। तो यहाँ पर जी प्रपोजिशन नहीं लगनी, हम लगाएंगे मोस्ट पीपल एग्री विद मी, क्योंकि यहाँ पर टू का तो एरर नहीं है ना, विद पर्सन के साथ आता है आप लोगों को ऑलरेडी। अब यहाँ पर आपको ये आप पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी करेक्ट, बट इट इज़ यूज टू रेफर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैज़ बीन प्रीवियसली मैंशनड। यानी अगर आपने ऑलरेडी उन पीपल के बारे में बता दिया है, तो फिर आप इसके साथ कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। जैसे एक मिसाल भी दी हुई है यहाँ पर आखिर में, मोस्ट ऑफ द पीपल एट द मीटिंग।
अब ये एट द मीटिंग करके इसको क्या कर दिया गया है, स्पेसिफिक कर दिया गया, स्पेसिफिक। तो फिर तो यहाँ पर आप लगा सकते थे, लेकिन इस सेंस में तो आपने पीपल को स्पेसिफाई नहीं किया, तो आप क्या लगाओगे, मोस्ट पीपल लगाओगे, मोस्ट पीपल एग्री विद मी। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद ही राइट्स इन इंक होता है जी, तो इन लगाते हैं हम जी। फिर उसके बाद ही राइट्स इन पेंसिल होगा, ही राइट्स ऑन पेपर। अगर किसी चीज़ के ऊपर लिखना है तो फिर आपने क्या करना है जी, ऑन लगाना है राइट्स के साथ। और फिर ही राइट्स विद जो है फ्लॉरिश, जो हम फ्लावरी राइटिंग नहीं करते, स्टाइलिश राइटिंग का ये मतलब है इसका, ठीक है। तो फिर हमने जब अगर फ्लॉरिश और इस तरीके की सेंस आ रही होगी तो फिर हमने क्या लगाना है जी, राइट के साथ विद लगाना है हमने। तो अफ्रेड, तो ये भी अफ्रेड फिक्स प्रपोजिशन है जी। अफ्रेड ऑफ होता है जी, जैसे अबाइड बाय होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा जी, ऑफ आएगा। तो अफ्रेड फॉर कब लगाता है, अफ्रेड फॉर उस वक्त लगाता है जब वो किसी की सेफ्टी या वेल बीइंग के बारे में आप लगाना चाहते हो अफ्रेड। तो फिर आई एम अफ्रेड फॉर माई चिल्ड्रन फ्यूचर इन दिस अनसर्टन वर्ल्ड, ठीक है जी। तो अफ्रेड फॉर कब लगता है, ये आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। और अफ्रेड टू कब लगता है, जब आप किसी चीज़ के लिए, आप किसी चीज़ के लिए है फेयरफुल हो या एंक्शियस हो, तो उस सूरत में आप क्या लगाते हैं, अफ्रेड टू। ही इज़ अफ्रेड टू स्पीक इन पब्लिक। अफ्रेड टू, जब किसी चीज़ के लिए आप परेशान हो, किसी चीज़ के लिए आप एंक्शियस हो, तो उस सूरत में आप क्या लगाते हो, अफ्रेड टू लगाते हो। तो अफ्रेड के साथ फॉर भी लग सकता है, अफ्रेड के साथ टू भी लग सकता है, लेकिन जनरली अफ्रेड के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। आई हेट टू वॉकिंग इन द सन। तो अब ये जो हेट वर्ब है, कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे वांट है, जैसे जो है आपका हेट है, जैसे इस तरीके की बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ आपका क्या आता है जी, जिनके साथ आपका जो है वो जीरंड आता है। तो अब हेट के फ़ौरन बाद जीरंड आता है, लेकिन यहाँ पर तो आपको पता है कि एक प्रीपोजिशन आ गई है, प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। ये आई हेट वॉकिंग इन द सन आएगा, आई हेट वॉकिंग इन द सन। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो वी ऑफन अक्रॉस वॉक अक्रॉस द फील्ड, तो ये पेपर में सवाल आया हुआ था, तो एफपीएससी के अंदर इसका गलत आंसर लगाया हुआ था, और वो जो गलत आंसर लगाया हुआ था वो ये ऑप्शन सी पर लगाया हुआ था। लेकिन मैंने इसको बड़ा यहाँ पर मेंशन कर दिया कि आपका राउंड कब आता है, जब आपकी सर्कुलर चीज़ होती है, कोई चीज़ सर्कुलर होती है तो उस वक्त आप क्या लगाते हो, सर्कुलर मूवमेंट के लिए आप राउंड लगाते हो। अबव आप कब लगाते हो, जब कोई लेवल से ऊंची चीज़ होती है, कोई आपने लेवल सेट कर दिया, जैसे हम कहते हैं अबव सी लेवल, तो इस तरीके से होता है। और ओवर कब लगाते हैं, जब हम किसी चीज़ के ऊपर होते हैं, जैसे जो है थीफ वॉक ओवर द रोप। तो जब किसी चीज़ के ऊपर, हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, मूवमेंट ऊपर की तरफ, और उस चीज़ के ऊपर होते हैं, तो फिर हम लगाते हैं। यहाँ पर अब वही वॉक अराउंड द फील्ड अगर लगाते तो ये क्या करता कि जो फील्ड था वो सर्कुलर शेप में है, लेकिन सेंटेंस में तो कहीं पर भी ये नहीं बताया हुआ कि फील्ड जी सर्कुलर शेप है, तो ये तो नहीं हो सकता जी। ऑप्शन ए विल बी द कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन। तो उसके बाद वी ऑफन वॉकड अबव द फील्ड, तो अबव भी नहीं आ सकता, तो क्योंकि अबव क्या होता है, हिल के लिए, रेस्ड पाथ के लिए, यानी जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो उस सूरत में जो है आप अबव लगाते हो। और उसके बाद ओवर, ओवर मैंने आपको जैसे बता दिया कि कोई इस तरह की जो होती है कि द सुजेस्ट डायरेक्टली ऑन द फील्ड दैम सेल्फ मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, तो ये भी सेंस नहीं आ रहा। जब आप ऊपर की तरफ होते हो तो फिर आप जो है ओवर लगाते हो। अच्छा जी, अब वॉक अक्रॉस, अब अक्रॉस होता है सरफेस के लिए यूज़, तो यहाँ पर अक्रॉस होना चाहिए था राइट आंसर, ये वही ऑफन वॉक अक्रॉस द फील्ड, और इसका राइट आंसर फिर क्या बनता, दी नन ऑफ दीज। तो अब हम राइट आंसर इसका कर लेते हैं, इंशाल्लाह अगली बार जो है सही इसका जो है जवाब आएगा। अगर ये आया तो फिर यहाँ पर ओवर को फिर बता दिया, जैसे मैंने पहले बताया कि ओवर जनरली इंडिकेट्स दैट समथिंग इज डायरेक्टली अबव समथिंग, जब कोई दूसरी चीज़ होते, बट नॉट टचिंग इट, एंड ऑफन इम्प्लाइज मूवमेंट, द एयरप्लेन फ्लू ओवर द सिटी। अब हो सकता है कि सिटी की एक तरह से दूसरी तरफ जा रहा हो, लेकिन ऊपर, जब कोई चीज़ ऊपर होती है तो हम ओवर लगाते हैं, उसके साथ टच ना हो रही हो। और अबव हम किस लिए लगाते हैं कि हायर देन समथिंग, ठीक है जी, लेवल से ऊंचा हो, ठीक है जी। फिर उसके बाद अक्रॉस क्या होता है, वन साइड टू अनदर, ऑफन इंडिकेटिंग मूवमेंट अलोंग द सरफेस, तो ये देखें फील्ड तो सरफेस थी। तो उसके बाद बिलो कब हम लगाते हैं, जब कोई चीज़ लेवल से नीचे होती है। और अंडर कब लगाते हैं, जब वर्टिकल होती है कोई चीज़। और बीनीथ, बीनीथ और बिलो,
ये जो है बीनीथ और बिलो में क्या फ़र्क होता है, यानी जैसे अंडर और बीनीथ ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन बीनीथ बिल्कुल टेबल के साथ चिपकी हुई चीज़ नीचे की तरफ होगी, उसके लिए आप बीनीथ लगाओगे। ठीक है जी। तो ये जैसे द सबमरीन सैंक बीनीथ द वेव्स। ठीक है जी, यानी वो वेव्स जो होंगी उसके नीचे जी डूब रही होगी, यानी उसके साथ टच कर रही होगी, वेव्स के साथ बिल्कुल टच टच में होगी, इसलिए तो यहाँ पर हमने बीनीथ लगाया। अगर वेव्स जो हैं वो उसके साथ साथ लगी हुई होंगी ना, तो इसीलिए। तो ऑल अलोंग द सेंचुरीज देयर हैव बीन वॉर्स। तो अब जी ऑल अक्रॉस द सेंचुरीज हम नहीं लगा सकते इधर, ऑल अक्रॉस द सेंचुरी, क्योंकि अक्रॉस में क्या होता है, अक्रॉस कैन साइंड दैट स्किपिंग ओवर सम सेंचुरीज। अगर कोई सेंचुरी छूट रही होती है, लेकिन उसने क्या कहा है, उसने तो कहा है कि भाई सारी की सारी, अक्रॉस हम नहीं लगा सकते। और अलोंग क्या होता है, जब साथ साथ कोई चीज़ चल रही होती है, अलोंग भी नहीं होगा जी। फिर उसके बाद ऑल ओवर द सेंचुरी, ऑल ओवर का क्या होगा, और ओवर होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए या डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स, over the past few decades technology has advanced rapidly। तो ओवर द फ्यू डेकेड्स हमने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम ओवर लगाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन बी। तो ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद somebody burned the trash here, it can't be शीना because she cares about the environment। तो केयर अबाउट होता है जी, फिक्स प्रपोजिशन है, केयर अबाउट। तो अबाउट इज दिस इज यूज्ड व्हेन समवन हैज़ एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन समथिंग शी केयर्स अबाउट हर ग्रेड्स। तो इन्वायरमेंट के रेलिवेंट के मुताबिक भी आप अबाउट ही लगाओगे। तो फॉर कब आता है, तो जब लुक आफ्टर के सेंस के अंदर आता है, शी केयर्स फॉर हिज एल्डरली मदर। तो देखें जी, लुक आफ्टर जब ख्याल रखने के सेंस में आता है, तो उस सूरत में आप क्या लगाते हो, शी आई नो शी स्टिल केयर फॉर हिम, तो ये भी लुक आफ्टर के सेंस में। अगर लुक आफ्टर के सेंस में आएगा तो फिर आप क्या लगाओगे, केयर फॉर। और टू कब यूज होता है, वेयर केयर टू मीन्स चूज और विश। चूज और विश के सेंस में क्या होता है, वुड एनी वन केयर टू कमेंट। ठीक है जी। तो जब आप कोई चूज करना हो या आपने जो है विश करनी हो किसी चीज़ को, तो इस जो आपकी ख्वाहिशात होती हैं उनके लिए आप क्या करते हो, टू लगा देते हो। और एक आपको पता है केयर ऑफ भी होता है आपका। जब वो केयर ऑफ कब लगाते हैं, कि जब हमने कोई रेफरेंस वगैरह देना होता है, यार आपने केयर ऑफ इससे मिलना है जी जाके। अच्छा जी, अब मोस्ट पीपल केयर अबाउट, तो ये अगेन यहीं पर वही केयर के साथ दो बार आया हुआ है जी। यानी आपको पता है कि कुछ बैजेस के अंदर जो है वो चीज़ें सेम होती हैं, केयर अबाउट आ जाएगा। तो दिस इज़ टिपिकली यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू केयर ऑफ समथिंग। वही बात आ गई, केयर अबाउट किस लिए होता है जी, तो एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन जो है इस तरीके से होता है। तो केयर टू किस लिए होता है, और केयर ऑफ भी ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है, तो ये आप इसको आप रीड करेंगे तो आपको क्लियरली, सेंड द पैकेज टू जॉन केयर ऑफ जेन डो। तो केयर ऑफ का मैंने अभी बता दिया था। केयर टू का इसलिए होता है जी, जब आपने वुड यू केयर टू ज्वाइन अस फॉर डिनर, यानी आपको जो है ऑप्शन दिया जा रहा है कि भाई आप ज्वाइन करना चाहोगे, तो ही केयर्स अबाउट द एनवायरनमेंट। ठीक है जी, केयर अबाउट इसलिए आता है। और केयर फॉर कब आता है, तो जब लुक आफ्टर के सेंस में होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो अच्छा जी, काइंड ऑफ सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन वाइज, तो सिंपल सेंटेंस होता है जिसके अंदर आपके पास क्या होता है जी, जिसके अंदर जो है आपके पास एक क्लॉज होती है। अब क्लॉज और फ्रेज ये आपको पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होती है जी आपके पास। क्लॉज एक ऐसी आपके पास चीज़ होती है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होती है जी, प्लस वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी, प्लस में वो मीनिंगफुल होगा, तो जब ये मीनिंगफुल हो जाएगा तो फिर से क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो भी आप इसका नाम देख लो। तो क्लॉज आपको समझ आ गई होगी कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, और अगर वो मीनिंगफुल होगी तो फिर उसके क्या कहेंगे जी, मेन क्लॉज कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं, या इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। तो ये क्लॉज की अब आपको समझ आ गई। तो जो है फ्रेज क्या होती है, फ्रेज होती है जिसके अंदर जैसे मैं कहूँ, ही गोज टू स्कूल। ठीक है जी। तो ये टू स्कूल क्या है जी, ये एक फ्रेज है, यानी सेंटेंस का वो हिस्सा
यानी जो अकेले तो मीनिंग ना दे। मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ टू स्कूल लिख दूँ तो आप कहोगे यार इसका क्या मतलब है, लेकिन जैसे ही सेंटेंस के अंदर लिखा है वो स्कूल जाता है तो वो मीनिंग देना शुरू हो गया। सेंटेंस का वो हिस्सा जो अकेले तो मीनिंग ना दे लेकिन सेंटेंस के अंदर अपनी मीनिंग रखता हो तो वो क्या कहलाता है जी, फ्रेज, यानी इंडिपेंडेंटली ये मीनिंगलेस होती है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जब आपको अब क्लॉज समझ आ चुकी होगी, कंटेन अ सिंगल मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज या जो, तो जैसे इसकी मिसाल है शी सिंग्स, ठीक है, शी डांस, जी डांसेस। तो ये इस तरीके के, ये देखें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो ये और मीनिंग भी आपको पता क्लियर कर रही है। तो ये अब आपका क्या हो गया जी, ये आपका एक सिंपल सेंटेंस हो गया। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंटेन टू और मोर मेन क्लॉजेज या इंडिपेंडेंट क्लॉजेज या प्रिंसिपल क्लॉजेज जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है जी, फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो ये सारी की सारी फैन बॉयज आप देखेंगे तो ये फैन बॉयज के सेंस के अंदर आ रहा है। फैन बॉयज इसका फॉर्मूला है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए से, जैसे हम कहते हैं शी सिंग्स एंड ही डांसेस, तो एंड क्या है जी, आपका एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपका इस तरीके से। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंटेन वन और मेन क्लास एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। तो अब आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज पता चल गई थी, तो अब डिपेंडेंट क्लॉज अभी हम देख लेते हैं। तो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट, डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगी जी, इसमें इसके अंदर एक आपकी वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, वो तो आपको पता है, प्लस या मेन क्लॉज होगी, प्लस टू और मोर या वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पर अब हमने देखना है कि यार ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, या इसे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो आपकी एक ऐसी क्लॉज जो जिसके जो स्टार्ट हो एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, यानी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी होती हैं जी, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो भी फैन बॉयज़ के अलावा कोई भी अगर लफ्ज़ जो है वो कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मैं कहूँ व्हेन, जैसे मैं कहूँ आफ्टर, जैसे मैं कहूँ बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो ये आप देखें, जो भी डिपेंडेंट क्लॉज होती है ना, वो इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग नहीं क्लियर कर रही होती, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या करनी कर रही होती, मीनिंग अपना क्लियर नहीं कर रही होती। तो मिसालों के ज़रिए से आपको मज़ीद भी समझ आएगा। तो शी सिंग्स बिकॉज शी इज़ हैप्पी। तो बिकॉज शी इज़ हैप्पी, बिकॉज शी इज़ हैप्पी। तो ये अब आपकी क्या है, देखें, बिकॉज आपको मैंने बताया था कि एक आपकी डिपेंडेंट या जो जिसे आप कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजंक्शन है। तो एक ऐसा सेंटेंस, यानी शी इज़ हैप्पी एक सेंटेंस है जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज से स्टार्ट होता है। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हो आप, ऐसे ही क्लॉज को आप क्या कहते हो जी, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक मेन क्लॉज होती है और वन और मोर सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती हैं या डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे ये शी सिंग्स बिकॉज शी इज़ हैप्पी। तो शी सिंग्स क्या है आपकी, एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये जो आगे है ये आपकी एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा मेन या प्रिंसिपल या जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं वो मौजूद होती हैं, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे मैंने कहा शी सिंग्स एंड ही डांसेस बिकॉज दे आर हैप्पी। तो आई होप कि आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी समझ आ गया होगा। तो ये काइंड ऑफ सेंटेंसेस के रेलिवेंट जो है पेपर के अंदर सवाल आते रहते हैं, तो रिवाइज भी हो गया आपके।
तो जैसे ये एक आया हुआ है, अब देखें, अब इसमें से वो पूछ रहा है दिस सेंटेंस कैन बी डिफाइंड एज। तो अब यह द बेबी क्या है जी आपका, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, क्राइड आपकी क्या है जी, ये आपकी वर्ब है। अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है कि इस सेंटेंस के अंदर कोई और सब्जेक्ट भी है। तो फॉर फूड, ये फॉर तो एक प्रेपोजिशन है, और ये फूड क्या है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर और तो कोई सब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, और वो अपना मीनिंग क्लियर कर रहा हो, तो इसे क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। तो ये क्या होगा जी, आपके पास सिंपल सेंटेंस होगा। तो सिंपल सेंटेंस की अभी हमने डेफिनेशन देखी थी, और उसके रेलिवेंट देखें सवाल भी आया हुआ है आपके पेपर के अंदर। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक इसके अंदर क्या होती है जी, वर्ब होती है। उसके बाद द लेडी इन द ब्लू ड्रेस हैज़ वॉन द प्राइज। तो द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अब द लेडी, ये लेडी क्या है जी आपके पास, ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, लेडी के बारे में बात हो रही है। इन द ब्लू ड्रेस, तो ये अब आपकी क्या है जी, ये आपका एडजेक्टिव है। द लेडी, लेडी के बारे में बताया जा रहा है इन द ब्लू ड्रेस। तो ये किस तरीके का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की भी दो टाइप होती हैं, एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। तो चलें, ये अभी आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो द लेडी इन द ब्लू ड्रेस, यानी कौन सी लेडी, एक ऐसी लेडी जो ब्लू ड्रेस के अंदर है। हैज़, ये क्या है जी आपकी, हैज़ एक वर्ब है, ये वर्ब है। ठीक है, हैज़, ये कौन सी वर्ब है जी, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, या इसे आप क्या कहते हो जी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और वॉन क्या है जी आपकी, ये मेन वर्ब है। तो वॉन द प्राइज। ठीक है जी, वॉन द प्राइज, ये प्राइज क्या है जी आपका, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो अब देखें जी, हम देखते हैं इसमें कितने जी सब्जेक्ट आए हैं, एक सब्जेक्ट आया है जी। उसके बाद जी वर्ब कितनी आई है, एक वर्ब आई है। तो वर्ब मेन वर्ब को कहते हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब तो वो एक इंडिपेंडेंट तो नहीं होती ना, हेल्पिंग वर्ब को तो मेन वर्ब चाहिए होती है। तो एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो ये किस तरीके का सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका जो है सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अच्छा जी, अब कंपाउंड सेंटेंस, अब कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव। अब कंपाउंड सेंटेंस की हमने डेफिनेशन देखी थी, क्या थी डेफिनेशन जी, टू इंडिपेंडेंट, क्या होनी चाहिए जी इसमें, क्लॉजेज होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज क्या होती हैं, जो अपना मीनिंग ये नहीं क्लियर कर रही होती हैं, और ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है जी, तो फैन बॉयज वाला वो जो फॉर्मूला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मैंने आपको बताया, और एंड नॉर बट और येट सो। तो जी हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई मौजूद है, आ सबऑर्डिनेट, वन वर्ब नहीं भाई, दो वर्ब होती हैं इसके अंदर, तो दो वर्ब होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज का तो होती नहीं है, वो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो कंपाउंड के अंदर तो नहीं होती। अच्छा जी, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज एक ही तो मतलब है, ये भी कॉम्प्लेक्स में होती है जी। तो इसका मतलब है इन तीनों में से कोई भी नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा जी, आफ्टर शी टाइड हर लेसिस, तो ये कौन सी क्लॉज आ गई जी आपके पास, तो ये आपकी क्लॉज आ गई है डिपेंडेंट, या इसे क्या कहते हो आप, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्यों सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कह रहे हो, क्योंकि एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुआ है ये सेंटेंस। शी ब्रेक्स हर ग्लासेस, तो शी सब्जेक्ट है, ब्रेक्स ऑब्जेक्ट है, और हर ग्लासेस यानी अब ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया पूरा। तो उसके बाद क्या है, ये एक आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये सेंटेंस किस तरीके का है जी, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स। तो जी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा जी, अब वो पूछ क्या रहा है, तो उसके बाद वो कहता है आफ्टर शी टाइड हर लेसेस
शी ब्रेक्स हर ग्लासेस। वो कह रहा है इसमें अब देखो यार कोई गलती तो नहीं है। तो अब देखें, हम देखते हैं कि यार ये कौन सा टेंस है जी। टाइड। टाइड जो है वो किस वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टाइड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया। तो ये ब्रेक्स ये तो प्रेजेंट है जी। तो यही गलती है। कभी भी सेंटेंस के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड जो है वो प्रेजेंट पास्ट हो और अगली साइड जो है वो प्रेजेंट हो। ये रूल है जी। आफ्टर शी टाइड हर लेसिस शी ब्रेक्स हर ग्लासेस, गलत। आफ्टर शी टाइड हर लेसिस शी ब्रोकन शी हैज़ ब्रोकन। पास्ट परफेक्ट क्यों लगा दिया जी? तो ये भी नहीं होता कि एक तरफ जी पास्ट इंडेफिनेट है और एक तरफ जो है पास्ट परफेक्ट है जी, प्रेजेंट परफेक्ट है। ये भी प्रेजेंट का ही है ना, वैसे भी देखें ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट तो नहीं हो सकता जी। तो फिर उसके बाद आफ्टर शी टाइड हर लेसिस शी ब्रोक। तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है जी? ब्रोक होती है। ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक होती है। तो ये भी अब पास्ट बन गया। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आफ्टर शी टाइड हर लेसिस शी ब्रोक हर ग्लासेस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो एक और रूल भी आपको पता चल गया कि भाई सेंटेंस की दोनों साइड्स को हमने देखना है और बराबर रखना है। उसके बाद जी कंडीशनल सेंटेंस के रेलिवेंट भी सवाल आ जाते हैं, इनको एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ज़ीरो कंडीशनल होता है। इसमें रियल जो है चीज़ें डिस्कस की जा रही होती हैं और ऑलवेज ट्रू। इसमें होता क्या है, एक आपके पास कंडीशन होती है, एक उसका रिजल्ट होता है। तो इफ़ के साथ आपकी क्या आती है जी? प्रेजेंट सिंपल के अंदर कंडीशन आती है और उसका प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही रिजल्ट आता है। जैसे इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो देखें जी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, या प्रेजेंट सिंपल आप कह लें। दिस टाइप ऑफ कंडीशन रेफर्स टू जनरल ट्रूथ और लॉज ऑफ नेचर। फिर उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है जी? इसमें भी रियल होता है और पॉसिबिलिटी इसके अंदर होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल और रिजल्ट आपका क्या होता है? रिजल्ट आपका फ्यूचर में चला जाता है। इफ़ इट रेन्स टुमारो इट विल आई विल स्टे एट होम। तो विल आ गया जी। तो इस तरफ प्रेजेंट होता है, इस तरफ क्या होता है जी? फ्यूचर होता है। ये इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट कंडीशनल। और सेकंड कंडीशनल आपके पास क्या होता है? अनरियल होता है, हाइपोथेटिकल होता है और अनलाइकली होता है। ठीक है जी। तो इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है, एक तरफ कंडीशन के अंदर क्या होता है, इफ़ प्लस पास्ट सिंपल होता है और दूसरी तरफ आप क्या लगा देते हो, रिजल्ट आपका क्या हो जाता है जी? वुड प्लस बेस की वर्ब फॉर्म। तो यानी एक आपका जो है कंडीशन है, कंडीशनल यही होते हैं ना, एक कंडीशन होती है और एक उसका रिजल्ट होता है। तो कंडीशन जी प्रेजेंट टेंस में है, रिजल्ट भी प्रेजेंट टेंस, कंडीशन ज़ीरो। कंडीशन जी आपका पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस के अंदर है और रिजल्ट आपका फ्यूचर टेंस में है, तो कंडीशन वन। फिर उसके बाद जी आपका कंडीशन जो है ये आपकी पास्ट सिंपल के अंदर है और इधर वुड आ गया, तो ये सेकंड कंडीशनल। और थर्ड कंडीशन क्या होगा जी? अगर इधर पास्ट परफेक्ट है यानी हैड आ गया है, तो आपका रिजल्ट में क्या आ जाएगा जी? वुड हैव। तो ये जी बस इतनी सी आपने बात याद रखनी है। तो जैसे इसके मिसाल हैं कि जी इफ़ आई हैड $1 million आई वुड बाय अ यॉट। तो आप क्या करते हैं, अब ये हैड यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर आया है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आपने ये नहीं कहना कि आगे जी वुड हैव आ जाएगा, क्योंकि ये देखें हैड एक हैव आपकी मेन वर्ब भी तो होती है जिसकी आगे फॉर्म होती है हैव, हैड और हैड। और एक आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो क्या होती है? हैज़, हैव और हैड। ठीक है जी। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर तो नहीं यूज़ हुआ यहाँ पर, तो ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, यानी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ये, और आगे क्या आएगा? वुड आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें इफ़ आई हैड नोन, अब ये हैड आपकी एक ऑक्सिलरी वर्ब है और नोन क्या है? नो, नो, न्यू, नॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब ये ठीक है जी, यहाँ पर हैड ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो आगे हम क्या करेंगे जी? वुड हैव लगाएंगे। तो जी इस तरीके से ये आपके कंडीशनल रिवाइज हो गए। और इसमें से सवाल किस तरीके के आए हुए थे लास्ट टाइम? इफ़ यू हैड आस्क्ड मी। अब देखें जी हैड आ गया। अब ये देखें हैड, अब ये मेन वर्ब है या ये ऑक्सिलरी वर्ब है? तो जी आस्क्ड आया तो हुआ है, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। आस्क की तीन फॉर्म होती है ना, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई तो हुई है। तो इट मीन्स कि ये आपका क्या है? हैड। ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आगे क्या आना चाहिए? आगे आपका आना चाहिए वुड हैव।
ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम जी, इफ़ आई डैश हर नेम आई वुड, तो वुड कब आता है जी? सेकंड कंडीशन के अंदर। और सेकंड कंडीशन में इस तरफ क्या आता है जी? इधर तो वुड आता है, तो इधर क्या आता है जी? इधर पास्ट सिंपल आता है या पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो इसमें क्या होता है जी? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ़ आई न्यू हर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? न्यू हर नेम आई वुड टेल यू। उसके बाद जी अगला देखते हैं हम, इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल कैचिंग लार्क्स। ठीक है जी, वी शैल बी कैचिंग लार्क्स। अगर जो है वो आसमान गिर जाए तो हम क्या करेंगे जी? हम तारे पकड़ रहे होंगे। तो ये जी फॉल्स क्या है जी? तो ये आपके तारे जो हैं ये प्रेजेंट सिंपल है। तो इधर भी आपका क्या, इधर जी उसने दे दिया जी, वी शैल बी कैचिंग लार्क्स। तो अब इधर देखते हैं जी, तो कोई इसका हमें अगर मिलता है, क्योंकि शैल तो नहीं आता इधर, तो विल भी आता है। ठीक है जी, हम देखते हैं, इफ़ द स्काई फेल वी वुड कैच लार्क्स। अच्छा जी, ये भी हमें ठीक लग रहा है। अब आगे देखते हैं जी, इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच लार्क्स। तो ये तो अब हमें, ये तीसरा भी हमें नहीं लग रहा, ये भी हमें नहीं लग रहा। तो इसका मतलब है कि ये इस तरीके से ये बनता है इसका, ये सेकंड कंडीशनल के ऊपर ठीक आ रहा है। इफ़ द स्काई फेल वी वुड कैच लार्क्स। तो ये इस तरीके से आपका ये बन सकता है। उसके बाद इफ़ आई न्यू द सीक्रेट आई विल टेल यू, तो न्यू जी ठीक है जी। उसके बाद आई, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर तो वुड आना चाहिए था, तो इसने विल लगाया हुआ है। तो इधर देखते हैं कोई वुड वाला है। तो इफ़ आई न्यू द सीक्रेट आई वुड टेल यू, तो ये जी सही आंसर होगा। उसके बाद इफ़ आई विल हैव मनी, ये क्या जी? विल हैव तो कोई कंडीशन ही नहीं है। आई विल गेट यू अ गिफ्ट, तो यहाँ पर तो इफ़ आई हैव मनी ये भी नहीं हो सकता, बल्कि तो हैज़ हैव सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, तो इधर तो वुड आना चाहिए। तो अब देखते हैं ऑप्शन में अगर ठीक दिया हो, इफ़ आई हैव मनी, इफ़ आई हैड मनी आई वुड आना चाहिए था, यह भी नहीं है जी, ये भी नहीं है। तो तीनों जी गलत है। तो नन ऑफ दीज जो है वो आंसर होगा आपका। तो कंडीशनल आपके रिवाइज भी हो गए और आपको समझ भी आ गए होंगे, और पेपर में जो सवाल आते हैं वो भी आपने देख लिए। अब उसके बाद देखते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस मीनिंग वाइज। तो मीनिंग वाइज आपके कितने होते हैं जी? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, और जो मेक अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ठीक है जी, फिर इंट्रोगेटिव, इन डिक्लेरेटिव के अंदर आगे भी होते हैं अफर्मेटिव, या जिन्हें आप पॉजिटिव सेंटेंस कहते हो, और इसके अंदर फिर जो है नेगेटिव भी होते हैं, जिनमें नॉट आ जाता है, डिड नॉट आ जाता है, और प्लस एम्फेथेटिक भी होते हैं, जिनके अंदर जैसे आप कहते हो ताकीदी जुमले। ठीक है, एम्फेथेटिक भी होते हैं। तीन तरह के आपके डेक्लेरेटिव के अंदर होते हैं। और इसके अंदर बेसिकली इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो मेक अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? टू आस्क अ क्वेश्चन, इज द स्काई ब्लू। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जी? टू गिव अ कमांड, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर या तो आप हुक्म कर रहे होते हो, या आप जो है दरख्वास्त कर रहे होते हो, और या तो आप क्या हदायत दे रहे होते हो, या इसमें एक इंट्रीटी भी आप ऐड कर लें, इल्तिजा भी इसमें आ सकती है। ठीक है जी, इंट्रीटी यानी एक दरख्वास्त से भी बढ़कर इल्तिजा के सेंस के अंदर, जैसे क्लोज द डोर, ये एक ऑर्डर है। अच्छा जी, ऑप्टेटिव टू एक्सप्रेस विश और होप। तो विश और होप के लिए आप क्या करते हो जी? मे यू लिव लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं जी? फजाइया। तो एक्सक्लेम जो स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज, इसके अंदर ताज्जुब का इजहार किया जा रहा होता है, या खुशी या गमी का इजहार किया जा रहा होता है। तो जी आ सिंपली मेक्स अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेस एन ओपिनियन, इस तरह के सेंटेंस को क्या कहते हो जी? अभी हम इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं, डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर। जी, ये आपका सिर्फ एक ही आया हुआ था जी इसमें। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम देख लेते हैं कि इसमें से आपका क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आई हुई हैं। तो सबसे पहले जी नाउन के रेलिवेंट जे आई टी। जे आई टी क्या होता है जी?
जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। अब इसके कुछ मेंबर होंगे, तो एक ऐसा नाउन जो काफ़ी सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसको क्या कहते हैं जी, हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है जी। उसके पास इज दिस द बस, इज दिस द बस डैश गोज टू द सदर बाजार। तो अब इसमें जी क्या आएगा, दैट आएगा या हु आएगा या विच आएगा। तो हु तो जी आपका पर्सन के लिए आता है, ठीक है जी, पर्सन के लिए आता है। और विच प्लूरल पर्सन के लिए भी आ सकता है या थिंग्स के लिए आता है। ठीक है जी। अब ये दैट भी तो आप कहोगे कि सर पीपल और थिंग्स के लिए, दोनों के लिए आता है। लेकिन जब आप अनसर्टन होते हो कि आगे जो चीज़ है वो जानदार है या बेजान है, या आप रिस्ट्रिक्टिव, जब आपकी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती है, क्लॉज के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और ये आपकी क्लॉजेज होती हैं। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज भी आपकी होती हैं। ये बहुत आसान है, नाम आपको मुश्किल लग रहा होगा। यानी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का क्या मतलब होगा, जो रिस्ट्रिक्ट करती है, यानी जिसका होना ज़रूरी है, जो कंपल्सरी होती है, जिसके बगैर, जिसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं कि ये वाली जो क्लॉज है, इसमें कौन सी क्लॉज है जी। एक तो ये है जी सब्जेक्ट है, दिस बस, ये भी आपका जी जो है सब्जेक्ट भी है और इज़ वर्ब भी है। दिस इज़ द बस, तो यानी सब्जेक्ट भी है, ये एक पूरी की पूरी आपके पास क्लॉज है। अच्छा जी, ये गोज़, ये आपकी क्या है जी, ये गोज़ आपका जो है वो वर्ब है। और सदर बाज़ार ये आपका यानी एक ऑब्जेक्ट है, और यानी इसके साथ जो है ये आपका बन सकता है, ये भी एक क्लॉज आपकी बन सकती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि यार ये क्लॉज किस तरीके की है। अगर मैं देखूं, गोज टू द सदर बाजार, इज दिस द बस, विच, यहां पर अब आना है विच, क्योंकि ये गोज टू सदर बाजार, आप कहोगे सर ये तो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का मतलब है एक ऐसी क्लॉज, अब यानी मैं ये गोज टू सदर बाजार हटा दूं, अगर ये मैं हटा दूं तो आपको सेंस ही नहीं क्लियर होगा। आपको सेंस ही क्लियर नहीं होगा कि यार ये जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मिसाल देख लेते हैं, द कार विच इज़ पार्कड आउटसाइड इज़ माइन। अब देखें, विच इज़ पार्कड आउटसाइड, ये मैं काट देता हूँ यहाँ से, मैं बाकी सेंटेंस लिखता हूँ, द कार इज़ माइन। तो ये फिक्रा ठीक है कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो ये है जी विच पार्कड आउटसाइड, ये है नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। यानी इसको अगर मैं सेंटेंस से ख़त्म भी कर दूं तो मेरा फिक्रा ठीक है, यानी इसकी मुझे कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन ये गोज़ टू द सदर बाज़ार, ये तो रिस्ट्रिक्टिव है। तो अब यहाँ पर दैट क्यों नहीं आएगा, तो यहाँ पर एक और आपको बात पता होनी चाहिए कि जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम विच लगाते हैं, और जनरली जब हमें चीज़ों की क्लैरिटी हो कि भाई इसके अंदर बेजान चीज़ है तो फिर भी हम विच लगाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर दैट नहीं लगा सकते। दैट तो लगाते हैं हम सर्टेनिटी के लिए, जब श्योरिटी होती है, और जब रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज आ जाती है तो उस सूरत में हम दैट लगाते हैं। तो बाकी ये हु किसके साथ लगाते हैं, पीपल। ठीक है, द मैन हु कॉल्ड यस्टरडे इज़ माई अंकल। तो उसके बाद हुम कब लगाते हैं, जब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो। आई, द वुमेन whom I met at the conference is a renowned scientist। टू whom, टू क्या है जी, आपका ये प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है जी, ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद हुज कब आता है जी, जब आपने पोजेशन शुरू करनी हो। द गर्ल हुज बैकपैक इज ब्लू इज माई कज़न। तो हुज आप पोजेशन के लिए यूज़ करते हो, और विच थिंग के लिए, और दैट जो है रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के अंदर। ठीक है जी। और इस तरीके से इसकी अब मिसाल देख लें आप, शी इज़ द वन दैट आई टोल्ड यू अबाउट। ठीक है, आई टोल्ड यू अबाउट, ये आप देखें रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है आपकी। आई आई वॉज लुकिंग फॉर, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, आप इसे देखें, दिस इज़ द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। तो इसके अंदर आप कॉमा वगैरह भी नहीं लगा सकते।
ये भी आपके रूल्स होते हैं कुछ। तो हम आगे देख लेते हैं। ये अब हमने देख लिया कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन जो है, ये इसलिए आपको मैंने सारे बताए हैं, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। हु, whom, whose, which, that, ये सारे के सारे जो पांच हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं इनको। और ये पेपर का फेवरेट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में रिलेटिव प्रोनाउन के रेलिवेंट आपका लाजमी सवाल आता है, तो आपको इनकी क्लैरिटी होनी चाहिए। He never thought twice about walking into danger and dash cared if he survived or not। तो अब ये जी एडवर्ब का सवाल है। ठीक है जी। अब एडवर्ब जो है यहाँ पर कौन सी आएगी? ये ऑलवेज कौन सी एडवर्ब होती है जी? और सम हाउ तो नहीं आएगा जी, क्योंकि ये एडवर्ब ही नहीं है। सम हाउ केयर्ड नहीं आ सकता जी। ऑलवेज, अब हम सेंटेंस का देखते हैं कि ही नेवर थॉट ट्वाइस, उसने कभी दूसरी बार नहीं सोचा अबाउट वॉकिंग इनटू डेंजर, खतरे में जाने के लिए, एंड डैश केयर्ड इफ़ ही सर्वाइव्ड और नॉट, यानी उसने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पर क्या आता है जी? ऑलवेज केयर्ड। ऑलवेज तो नहीं आ सकता। हार्डली केयर्ड। हार्डली केयर्ड, हार्डली का क्या मतलब होता है? हार्डली मतलब होता है कि आपका उसने बिल्कुल ना होने के परवाह की है, ना होने के बराबर परवाह की है, कि हार्डली केयर्ड इफ़ ही सर्वाइव्ड और नॉट। ठीक है जी। तो ऑलवेज तो होता है हमेशा उसने केयर की है, तो ये सेंटेंस के उसके मुताबिक आ ही नहीं सकता। और हार्डली हमेशा जो है ये वर्ब से पहले आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप जो है लगाते हो आप इसे। और ऑलवेज जो है ये एडवर्ब की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है जी। और ये देखें, जैसे ये नेवर है, ये नेवर क्या है जी? एडवर्ब ऑफ टाइम है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस तो ये है ही नहीं जी, ये हार्डली प्लेस तो है ही नहीं। टाइम, अब ये हार्डली टाइम के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है और मैनर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। यानी अब यहाँ पर ये किस सेंस में यूज़ हो रही है हार्डली? यहाँ पर ये यानी उसने कभी ना होने के बराबर, यानी ये जो है आप किस सेंस में, यानी ये टाइम तो नहीं वो बता रहा। ठीक है जी। तो यानी वो मैनर के बारे में बता रहा है, और ये मैनर के तौर पर भी इस्तेमाल हो रही है। तो लेकिन ये ऑलवेज जो होती है, ये ऑलवेज आपको पता है ये टाइम के एतबार से भी हो सकता है। ठीक है जी। तो कुछ एडवर्ब होती हैं, आप इनकी पूरों की मिसालें देख लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। और फिर इनका ऑर्डर देख लेंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा, और एक एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होती है। ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब से पहले आ जाती है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब से पहले आ जाती है, या हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाती है। ठीक है, इसको आप लाजमी देख कर जाइएगा, इसमें से सवाल आता है। अब उसके बाद जी, अनलेस यू हैव नो रूल देयर इज अनारकी। तो अब जी, अनलेस के साथ नो लगा दिया। अनलेस तो खुद ही नेगेटिव है, अनलेस तो खुद ही नेगेटिव है, इसके साथ नो तो आ ही नहीं सकता। तो अनलेस देयर इज रूल देयर इज अनार्की। ठीक है, यानी अनलेस के साथ कभी भी आपने नेगेटिव जो है वो यूज़ नहीं करना, क्योंकि अनलेस तो खुद ही मीनिंग दे रहा है किसके? नेगेटिव के। तो अनलेस देयर इज़ रूल देयर इज़ अनार्की। तो जहाँ जब रूल नहीं होगा तो क्या होगा? अनार्की होगी। अनार्की कैसी स्टेट होती है? जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। फिर शी विल बी एंग्री अनलेस वी डू नॉट रीच देयर ऑन टाइम। तो जी अनलेस तो नहीं आ सकता, डू नॉट आया हुआ सेंटेंस के अंदर, तो क्या लगाएंगे हम? जब हमारे पास अनलेस के साथ हम नहीं लगा सकते, तो इफ़ के साथ लेकिन लगा सकते हैं। तो शी विल बी वेरी एंग्री इफ़ वी डू नॉट रीच ऑन टाइम। तो यहाँ पर भी अनलेस आया हुआ है, ये तो गलत होगा। और ये भी अनलेस आया हुआ है, ये भी गलत होगा। तो यही आपका ठीक आंसर होगा। तो ये नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो वी डोंट हैव सम ऑलिव्स। तो जी सम जो है ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है, नेगेटिव में कभी भी नहीं यूज़ होता। नेगेटिव के लिए
और प्लस में इंट्रोगेटिव के लिए, इन दोनों के लिए आप क्या चीज़ यूज़ करते हो? इन दोनों के लिए आप यूज़ करते हो एनी। तो यहाँ पर क्या होता? वी डोंट हैव एनी ऑलिव्स। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए आप क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे। हम आप कब लगाते हैं? जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है। वी हैव सम ऑलिव्स, इस तरीके से आप लगा सकते थे। कैन यू गिव मी एन इंफॉर्मेशन, तो कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन भी नहीं आ सकता, फ्यू इंफॉर्मेशन भी नहीं आ सकता, फ्यू तो काउंटेबल के साथ लगता है। तो आप एनी इंफॉर्मेशन, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो ठीक होगा। ठीक है जी, तो यही बातें नीचे लिखी होंगी। तो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है। ठीक है जी। तो अब ये क्या होता है? आइदर के साथ किसका पेयर यूज होता है? और का। तो यहाँ पर अगर और आ गया तो यहाँ पर क्या होगा? आइदर और। ठीक है जी। अब इसमें एक और रूल भी होता है, वो भी आप देख लें कि द आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर वॉज प्रेजेंट। तो अब देखें मैंने यहाँ पर क्या लगाया है? वॉज लगाया है। तो यानी जब आइदर और दोनों आए हुए हों सेंटेंस में, यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन आई हो, तो हम वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं? वर्ब करते हैं हम यूज़ दूसरे के मुताबिक, यानी टीचर। यानी स्टूडेंट्स हालांकि प्लूरल था, लेकिन इसके मुताबिक तो हमने वर्ब ही नहीं यूज़ करनी। लेकिन अगर ये सेंटेंस होता कि आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या लगाते हैं? वर, क्योंकि वर्ब आनी है इसके मुताबिक। सेकंड सब्जेक्ट के रेलेवेंट जो है वो आपके प्रॉक्सिमिटी रूल होता है। ये सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक ये जितनी भी आपकी कोरिलेटिव कंजंक्शन है, यानी आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है जी, ये सारे के सारे सेकंड वर आता है, वर प्रेजेंट। तो इसका ये वाला रूल भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, और लेस्ट जो होता है इंडिकेट दैट समथिंग शुड बी डन और टू प्रिवेंट अ पॉसिबल अनडिजायरेबल आउटकम। तो इसकी मिसाल देख लें, शी टिप टॉड लेस्ट शी वेक द बेबी। ठीक है जी। तो लेस्ट क्या होता है? अनडिजायरेबल आउटकम के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। आइदर ऑफ द प्लान्स आर वर्केबल। तो अब ये आइदर क्या आया है जी? ये आपका प्रोनाउन का एक एरर है। तो आइदर ऑफ द प्लान इज, आइदर और, आइदर और ये नाइदर, और इस तरह की जितनी भी आपके प्रोनाउन होते हैं इन्हें कहते हैं आप जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। और ये आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन भी जितने भी होते हैं, इनको आप क्या लेते हो? सिंगुलर लेते हो। ऑल और बाकी कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब आ जाती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस को देखकर डिसाइड किया जाता है। ठीक है जी। तो आइदर यहाँ पर, तो आइदर के साथ आइदर ऑफ द प्लान्स आर नहीं आएगा, इज वर्केबल, क्योंकि आइदर, और लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा आएगा? ये प्लूरल आएगा हमेशा, आइदर ऑफ द प्लान नहीं होगा, प्लान्स होगा। आई लुक्ड एट मी, तो जी आई आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। ठीक है जी, फर्स्ट पर्सन है जी। तो ये यहाँ पर मी आ ही नहीं सकता, यानी कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं हो सकते। यहाँ पर हमें क्या लाना पड़ेगा? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाना पड़ेगा। यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेना पड़ेगा। और लुक जो वर्ब है, इसके बाद हमेशा क्या आता है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। ठीक है जी। तो लुक्ड के बाद हमेशा क्या आता है? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। आई गेव हिम एज मच एज ही कुड ईट इट, तो जी एज मच एज, यानी एज का स्ट्रक्चर यूज हुआ है, एज और एज का स्ट्रक्चर किस लिए यूज करते हैं हम? कंपैरिजन के लिए। और इसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, एज के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो ये इट काट दें, सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। तो आई गेव हिम
एज मच एज ही कुड ईट, तो ये ठीक होगा। बाकी ये दोनों, यहाँ पर भी इट आया हुआ है, यहाँ पर भी इट आया हुआ है, तो ये दोनों गलत है। आई एम एज श्योर एज यू आर, देखें ऑब्जेक्ट नहीं आया यहाँ पर भी। आई एम एज श्योर ऑफ इट एज यू आर, ठीक है, सिंपल आपने एज के साथ कंपैरिजन किया हुआ है, तो यहाँ पर एज लगाना है जी। अ थर्ड ऑफ द प्रिजनर्स इज फ्रॉम स्पेन, अब ये फ्रैक्शन ये आ गई है, तो हमेशा जब भी आपका फ्रैक्शन आता है तो आप ये वाला जो सब्जेक्ट होता है इसके साथ आप वर्ब लगाते हो। अ थर्ड ऑफ द प्रिजनर्स आर फ्रॉम स्पेन, ठीक है जी। आर इज नहीं आएगा क्योंकि फ्रैक्शन में हम हमेशा अगले सब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक है जी। हाफ ऑफ द पाई इज मिसिंग, ठीक है जी, अब ये पाई के मुताबिक आया है वर्ब। 2/3 ऑफ द एप्पल्स, एप्पल्स के मुताबिक आया है जी। ही बॉट अ $300 सूट, तो ये जी ऑप्शन बी आपका होगा। कभी भी आपका जो हाइफन लगा हो और एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ आ रहा हो तो आप कभी भी इनमें एस नहीं लगाते, इधर एस नहीं आ सकता, ठीक है। एस लगेगा तो गलत हो जाएगा ये वाला, लेकिन ऑप्शन ठीक है। $100, ठीक है जी, $100 क्या लगेगा इधर। ठीक है, जैसे 10 कैरेट्स नहीं होगा 10 कैरेट, 2 स्टोरीज नहीं होगा 2 स्टोरी, ठीक है जी। जो भी हाइफन लगाकर आप एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ कर रहे होते हो तो उसके अंदर आप प्लूरल नहीं यूज़ करते, एस नहीं लगाते। ऑल्दो, ऑल्दो आपकी क्या है, ऑल्दो आई एक्सप्लेन्ड बट ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। ऑल्दो आपकी क्या है जी, ये एक आपकी कंजंक्शन है। ऑल्दो आई एक्सप्लेन्ड बट ही वॉज नॉट रेडी, ऑल्दो आई एक्सप्लेन्ड ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, दो आई एक्सप्लेन्ड ही वॉज नॉट रेडी। अब हमेशा ऑल्दो के बाद क्या आता है, ऑल्दो के बाद एक कंट्राडिक्शन, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो के बाद क्या आती है जी, ऑल्दो अगरचे मैंने समझा दिया उसे, बट ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। अब इसमें गलती क्या कर रहा है जी, बट से पहले आपकी कॉमा भी आना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता जी, ये गलत हो गया। ही वॉज नॉट ऑल्दो आई एक्सप्लेन्ड ही, अब ये बट नहीं आया जी, कैसे जोड़ दिया इसने, हाँ ठीक हो गया, ये बिल्कुल ठीक होगा। क्योंकि एक कंजंक्शन जब आ गई है, ऑल्दो जब आ गई है, तो आप दूसरी कंजंक्शन क्यों लगा रहे हो, आपने एक कंजंक्शन लगाकर जोड़ तो दिया है उसको, तो ये वाला आपका ऑप्शन ठीक होगा। यानी दो दो कंजंक्शन लगाने की आपको ज़रूरत क्या है, तो ये सेंटेंस आपका कौन सा बन जाएगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। दो दो कंजंक्शन आप थोड़ी लगा सकते हो आप, ठीक है। ऑल दो जब कर रहा है, ऑल दो आई एक्सप्लेन्ड ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। अच्छा जी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। दिस इज द दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्टली, डिफिकल्टली तो होता ही नहीं है जी, डिफिकल्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है जी, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होगा, ठीक है जी। दैट हैव एवर बीन आस्क्ड, हैज़ एवर बीन नहीं होता जी, हैव एवर बीन आस्क्ड होता है जी, ये बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा आपका। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, बीन कब लगाते हैं, जब एक चीज़ हो गई हो और फिर उसके आप थ्रू कर गए हो तो आप बीन लगाते हो। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, यानी आप अब कभी रहे हो, अब तो वो उसकी स्टेट बदल गई है। इट्स एज एवरी टू डू इज राइट एज डू इट रॉन्ग, तो इधर अगर इधर सॉरी, डू नहीं टू डू, यहाँ पर टू डू आया है तो उधर भी क्या आएगा, टू डू आएगा। एज के साथ आपने टू डू, अगर इधर टू डू से कंपैरिजन किया है, इट्स एज एवरी टू डू, यानी ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, डूइंग भी नहीं आ सकता। यहाँ पर टू डू लगा हुआ है तो यहाँ पर भी टू डू, एज के बाद टू डू, और यहाँ पर भी टू डू आना है। यानी जैसे ये टू फाइंड, टू अंडरस्टैंड, टू गेट। साद ऑफन वर्क्स, ऑफन जो है हम अक्सर यानी, तो लेट एट नाइट, ठीक है, वो अक्सर जो है रात को देर तक काम करता है, सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट में आप क्या करते हैं, जो वर्ब होती है उसके साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। अली हैज़ बीन, अली हैज़ हर्ट, हर्ट हर्ट हर्ट,
कुछ वर्ब होती हैं जो इरेगुलर होती हैं, यानी हर्ट की तीनों फॉर्में क्या होती हैं, तीन फॉर्म्स क्या होती हैं, हर्ट, हर्ट और हर्ट। इसकी प्रेजेंट भी हर्ट होती है, पास्ट भी हर्ट होती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपकी हर्ट होती है। ही स्टेयर्ड बट ही डिड नॉट सी नथिंग। तो नथिंग जी गलत है जी, ये एनीथिंग होना चाहिए। जब डिड नॉट आ गया है, तो फिर दो दो बार आपको नेगेटिव लगने, सुपरफ्लूस हो जाएगा ये, सुपरफ्लूअस हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, डिड नॉट जब आ गया तो सी एनीथिंग हम लगा देंगे। तो नन ऑफ दीज है जी, सब में नथिंग नथिंग आया हुआ है। तो वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू सी यू। लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। लुक फॉरवर्ड हमेशा एक जीरंड के साथ क्या करता है जी, इसके बाद हमेशा एक जीरंड आता है। ठीक है जी, जीरंड क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें तो आप क्या कहते हैं जी, इसको जीरंड कहते हैं। तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग हर टुमारो। आई लुक फॉरवर्ड टू द वेकेशन नेक्स्ट मंथ। ये तो यहाँ पर तो उसने उस तरीके से लगाया ही नहीं, वो तो एक नाउन आना चाहिए। तो मीटिंग लगा देंगे, लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू लगा देंगे हम, इसके बाद हमेशा एक जीरंड आता होता है। अगर यानी ये वेकेशन जो है ये तो ऑलरेडी एक नाउन है। ठीक है जी, तो जहाँ पर जीरंड मौजूद नहीं है तो ये तो ठीक है। द कॉफ़ी इज़ टू मच। टू और मच ये आप यहाँ पर इकट्ठे नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे जी, द कॉफ़ी इज़ टू कोल्ड। तो वेरी कब लगाते हैं, जब आपकी पॉजिटिव होती है चीज़। और आप जो है टू कब लगाते हो, जब एक्सेसिव। तो यहाँ पर एक्सेसिव है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, द कॉफ़ी इज़ टू कोल्ड। ठीक है जी, यानी यही बात कर रहा होगा ना, टू कोल्ड टू ड्रिंक, यानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा यार ठंडी है कॉफ़ी, इतनी ठंडी कॉफ़ी तो नहीं पी जा सकती। वेरी तो आप, और मच के बाद तो आपको पता है कि आपका टू मच कभी भी नहीं इस तरीके से आ सकता। ठीक है जी, मच के बाद आप लगाते हो पास्ट पार्टिसिपल, और वेरी के बाद आप लगाते हो जो है जीरंड। ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ वेरी इंटरेस्टिंग और मच इंटरेस्टेड, मच इंटरेस्टेड और वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को जब एडजेक्टिव के तौर पर आप इस्तेमाल कर लेते हो तो आप क्या कहते हो, इसको जो है पास्ट पार्टिसिपल कहते हो। तो जीरंड क्या होता है जी, आईएनजी। और फॉर्म जब नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो जाए, या आपकी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाए, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाए, जीरंड के तौर पर इस्तेमाल हो जाए, तो सॉरी एडजेक्टिव के तौर पर जब इस्तेमाल होगी तो फिर से कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये भी आपको बात पता होनी चाहिए, इसको देख लेंगे हम अभी। वी मस्ट हैव टू टीच वैल्यूज एट ऑल लेवल। ठीक है जी, तो वी मस्ट टीच वैल्यूज एट ऑल लेवल, वी मस्ट टू टीच। अब ये मस्ट जो है, देखें मस्ट आपकी कौन सी वर्ब है, आपने सबसे पहले ये देखना है, मस्ट आपकी एक मॉडल वर्ब है, और हैव टू भी आपकी क्या है, एक मॉडल वर्ब है। तो दो मॉडल वर्ब इकट्ठे आ सकती हैं, नहीं आ सकती जी, ये तो गलत है। अच्छा जी, वी मस्ट टीच वैल्यूज एट ऑल लेवल, ये ठीक है। वी मस्ट टू टीच नहीं होता जी, मस्ट के बाद आपका जीरंड वाला आता है जी, ओ सॉरी बेयर इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव होता है ना, इन्फिनेटिव होता है जब आप टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के उससे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या इस तरीके से आप यूज़ कर लो तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन एक बेयर इन्फिनेटिव भी होता है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही होती है, जैसे इस सेंस में, वी मस्ट टीच वैल्यूज एट ऑल लेवल। ठीक है जी, वी मस्ट टीच वैल्यूज एट ऑल लेवल। शी अफर्म्ड डैश, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है जी, ये इसका क्या आएगा, शी अफर्म्ड
हर मिस्टेक टू मी, अफर्म्ड के साथ टू आएगा। अफर्म्ड, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अफर्म्ड आपकी कौन सी वर्ब है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और शी अफर्म्ड हर मिस्टेक, शी अफर्म्ड हर मिस्टेक टू मी, उसने मुझे उसकी मिस्टेक्स जो हैं उनका बताया। ठीक है जी, अफर्म्ड किया उसने। ही टुक द कंपनी इन ऑर्डर टू गेट बेटर जॉब। ठीक है जी, इन ऑर्डर टू गेट, तो ये फ्रेज इन ऑर्डर टू गेट इंटेंशन और इसके लिए होता है। और इसके बाद हमेशा इन्फिनेटिव विदाउट टू वाला जो है वो इन्फिनेटिव होता है जी। माई न्यू फ्रेंड इज़ नॉट डैश टूगेदर फिनिश्ड ऑल टूगेदर। ये ऑल टूगेदर आपका कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। इस ऑल टूगेदर का क्या मतलब होता है? ये लिखा होगा जी। ऑल टूगेदर का क्या मतलब होता है जी? इस ऑल टूगेदर का हॉली और एंटायरली। और इस ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है? एवरी वन और एवरीथिंग टुगेदर। जैसे अब एक मिसाल है, द रिजल्ट्स फॉर ऑल टुगेदर सरप्राइजिंग। ठीक है जी। तो ऑल टुगेदर यहाँ पर एम्फेसाइज किस चीज़ को कर रहा है? डिग्री ऑफ सरप्राइज को। ठीक है जी। और यहाँ पर देखते हैं, वी सैंग द सॉन्ग ऑल टुगेदर, हम सब ने इकट्ठे मिलकर। तो एवरीथिंग और एवरी वन और एवरीथिंग जो है उसके लिए हम इस तरीके से ऑल टुगेदर यूज़ करते हैं। लेकिन जब अगर आपको होली और इंटायरली किसी चीज़ को दिखाना हो तो फिर आप क्या करते हो? माई न्यू फ्रेंड इज़ नॉट ऑल टुगेदर, उसने अभी तक जो भी चीज़ थी उसको कम्प्लीटली जो है वो फिनिश ही नहीं किया, कम्प्लीटली उसे फिनिश नहीं किया, इंटायरली उसे फिनिश ही नहीं किया। तो इंटायरली के और होली के सेंस में आएगा तो ऑल टुगेदर ये वाला आएगा। अच्छा, द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, यूटिलाइजेशन तो हम कहते हैं यूटिलिटी बिल, वो तो और चीज़ होता है कि इफ़ेक्टिव वे के अंदर कोई चीज़ यूज़ करना, इफ़ेक्टिव और स्पेसिफिक वे के अंदर किसी चीज़ को यूटिलाइज करना, उसके लिए हम करते हैं। वैसे जो जर्नल जो है हम यूज़ लगाते हैं, जनरली हम यूज़ करते हैं जनरल टर्म के अंदर। तो द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इज़ मेकिंग अस, इसके बाद मेकिंग आएगा। ठीक है, सोशेबल। तो डैश इट इज़, तो यहाँ पर क्या आएगा जी? इट इज चिल्ड्रन हु सफ़र ब्रोकन मैरिजेस। तो इट वॉज नहीं आ सकता, इट भी नहीं आ सकता, इट इज़ चिल्ड्रन। इट इज़ हम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए लेकर आते हैं, तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, इससे पहले क्या लगा देंगे हम? इट इज़, इट इज़ चिल्ड्रन। यानी सब्जेक्ट को लाने से पहले हम क्या करते हैं? एक इट इज़ लगा देते हैं जिसका मकसद क्या होता है? सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराना। तो डैश डज शी लुक टुडे, तो वट तो नहीं आ सकता जी, हु डज भी नहीं आ सकता, हाउ डज शी लुक टुडे। तो ये जी आपकी कुछ चीज़ें होती हैं जो बेयर वाला इन्फिनेटिव लेती हैं, बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं। ये देख लें, बेयर इन्फिनेटिव के बारे में आया हुआ है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है। तो बेयर इन्फिनेटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और जीरंड, ये सारी चीज़ें। तो ये वुड रादर जो है, ये वुड रादर के बाद हमेशा ये टू नहीं आ सकता, ये टू गलत हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेकर आनी है, या जीरंड जिसे आप कहते हो, सॉरी बेयर इन्फिनेटिव जिसे आप कहते हो। आई वुड रादर अप्लाई फॉर अ फॉरेन स्कॉलरशिप, फॉर फॉरेन स्कॉलरशिप देन स्टडिंग, ये भी स्टडिंग भी नहीं आ सकता जी, गलत हो जाएगा। देन स्टडी हेयर, स्टडी फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगा। आई वुड रादर फॉर अ फॉरेन स्कॉलरशिप, आई वुड अप्लाई नहीं, वुड रादर आएगा। आई वुड रादर अप्लाई फॉर अ फॉरेन स्कॉलरशिप देन स्टडी हेयर। तो देन किस लिए लगाते हैं हम? देन लगाते हैं कंपैरिजन के लिए। ठीक है जी, कंपैरिजन के लिए। तो कंपेयर उसी से करोगे ना, अगर इधर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है तो इधर भी तो आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लानी है। और वुड रादर के बाद तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आती है, या बेयर इन्फिनेटिव जिसे आप कहते हो। अच्छा जी, यू हैव बेटर टू डू, तो हैव बेटर नहीं होता जी, हैड बेटर होता है। हैड बेटर के बाद भी हमेशा आपकी वर्ब की क्या आती है जी? फर्स्ट फॉर्म या बेयर इन्फिनेटिव आता है जी आपका। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव आता है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है आपकी। ठीक है, यू हैड बेटर डू दिस वर्क टुडे। अच्छा, वही वर्ब यूज टू, तो ये यूज्ड टू होता है जी, यूज टू नहीं होता, यूज्ड टू।
और यूज्ड टू क्या है जी, आपकी मॉडल वर्ब है। तो अब ये वर, वही वर, वर आप कब लगाओगे, जब ये पैसिव वॉइस होता। तो आप तो यहाँ पर तो वही तो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आया हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस तो नहीं है, ये तो एक्टिव है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। तो वो यूज टू प्ले म्यूजिक ऑन वीकेंड्स लास्ट समर, हाँ ये ठीक है जी। और यूज टू के बाद हमेशा क्या आती है जी, इन्फिनेटिव आता है। वो यूज टू प्ले म्यूजिक ऑन वीकेंड्स, तो ये वाला आपका सेंटेंस जो है ठीक होगा। वी डू नॉट अलाउ पीपल, ये अब अलाउ जो वर्ब है ये आपकी किस तरीके का लेती है जी, आपका आगे ये क्या लेती है जी, ये इन्फिनेटिव लेती है, टू स्मोक। जब आपको क्रैम करना पड़ेगा तो कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे अलाउ है, जैसे एडवाइस है, जैसे वांट है, जैसे इनकरेज है। वी ऑफन यूज द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज़ टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू प्लस ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। शी रियलाइज्ड दैट, ये रियलाइज्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो शी डैश टर्न द लाइट्स ऑफ, तो ये यहाँ पर जी आपका, यहाँ पर अगर आपकी पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है तो आगे आपका क्या होगा जी। अब देखें, अब इस सेंटेंस के सीक्वेंस को भी आपने देखना है। शी रियलाइज्ड दैट, अब ये यानी उसने महसूस किया, दैट शी हैड नॉट लगाएंगे इधर हम, क्योंकि हैड आपका क्या होता है, यहाँ पर आपको अगर टेंस की अवेयरनेस है ना, आपका पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, इन दोनों के दरमियान आपको अगर डिफरेंस पता चल जाए तो फिर आप इसको, यानी पास्ट परफेक्ट क्या होता है, जब एक काम हो रहा होता है। सिंगल सेंटेंस में हम कभी भी पास्ट परफेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, ये तो आपने याद रखना है, यानी सिंगल सेंटेंस नहीं। अब हम कह सकते हैं आई हैड हैड माई डिनर, आई हैड हैड माई डिनर वाइल इट वॉज रेनिंग। ठीक है जी, तो ये देखें, अब मैंने हैड यूज़ किया, ये पास्ट परफेक्ट है। आई हैड टेकन माई डिनर कर लेते हैं, आई हैड टेकन माई डिनर वाइल इट वॉज रेनिंग। अब मैंने इसको बताया कि जब वहाँ पर बारिश हो रही थी एक तरफ, और मैं अपना डिनर जो है वो खा चुका था। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट इसलिए इस्तेमाल होता है जब एक काम हो चुका हो और अगला शुरू हो गया हो। तो देखो, उसने तब महसूस किया जब शी हैड नॉट टर्न द लाइट्स ऑफ, उसने रियलाइज़ किया कि उसने अभी तक लाइट नहीं जलाई, एक काम हो रहा था और दूसरा जो है उसे फिर बाद में हुआ। तो इसलिए तो आप क्या यूज़ करते हो, पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हो। तो ये पास्ट परफेक्ट। और पास्ट सिंपल आप किसे यूज़ करते हो, जब आपका यस्टरडे साथ आया हो, जब आपकी ड्यूरेशन आई हो, टुडे आया हो, लास्ट ईयर आया हो। तो जब आपने ड्यूरेशन को स्पेसिफिक करना हो तो फिर आप क्या करते हो, पास्ट सिंपल यूज़ करते हो। ठीक है जी। और आपका पास्ट इनडेफिनेट होता है, नामुकम्मल माजी होता है आपका, नामुकम्मल माजी। लेकिन ये तो क्या है, वो रियलाइज़ कर चुकी कि भाई वो तो लाइट ही बंद करना भूल चुकी, तो ये कंप्लीट हो गया। तो आप इसकी अगर एक दो एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को करवाई हैं, और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया लेक्चर्स के दौरान। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी सवाल आते हैं आप लोगों के। तो ये आपको पता होना चाहिए। ही राइट्स अ लेटर, तो आ लेटर, ये लेटर पहले आ जाता होता है, और फिर प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट में हो जाता है, इज़ रिटन बाय हिम। ही इज़ राइटिंग अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर। तो ये आपके सारे रूल रिवाइज हो रहे हैं। ही हैज़ रिटन अ लेटर, तो अ लेटर हैज़ बीन लगा देते हैं जी हम हैज़ के साथ, और जो इज़ होता है इसके साथ बीइंग लगा देते हैं, और जो प्रेजेंट होता है उसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बदल देते हैं। ही रोट अ लेटर, और पास्ट जो होता है इसको वाज में बदल देते हैं हम, और वॉज बीइंग हो जाता है जी। उसके बाद हैड बीन हो जाता है, विल बी हो जाता है जी। तो ही विल हैव, तो विल हैव बीन हो जाता है। बाकी सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट में बदल जाता है, और सब्जेक्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये आपके पैसिव वॉइस के सिंपल से असूल होते हैं। तो अब लेट वाला जो सेंटेंस होता है, लेट वैसे शुड में भी कन्वर्ट हो जाता है, और लेट बी हो जाता है। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा इसकी अगर मिसाल आएगी तो फिर हम देख लेंगे, वरना
मैंने ऑलरेडी आपको इम्पेरेटिव का भी और लेट वाले सेंटेंस का बताया कि किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो डेक्लेरेटिव क्या होता है जी? डेक्लेरेटिव का किस तरीके से बनाते हैं? द कैट चेजेज द माउस इज चेज्ड बाय द कैट, ये तो सिंपल है। और एक्टिव स्पेसिफाइज में हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको नहीं बदलते, यानी इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव ही रहने देते हैं। यानी ये डिड था, पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट जो है वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में तब्दील होगा। वाज पहले ही लगा दिया, द माउस चेज्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं हमेशा, जो मर्जी हो जाए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, बाय द कैट। तो शट द डोर, तो लेट द डोर बी शट, इम्पेरेटिव के अंदर हम लेट खुद से अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि जो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनके अंदर इसकी निशानी होती है कि इसके अंदर सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, लेट द डोर बी शट। तो एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग शी मेड, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग वॉज मेड बाय हर। तो इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के हम बना लेते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इसी तरीके से होता है, इसमें भी आप ही सेड दैट लगा देते हो आप, द सनराइज इज इन द ईस्ट, ये आपकी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर उसके बाद इसका लेकिन जो इंट्रोगेटिव होता है इसको पॉजिटिव में आप बदल देते हो, इज़ शी कमिंग को ही वॉज कमिंग हो जाएगा। वेयर इज़ द लाइब्रेरी, वेयर द लाइब्रेरी वॉज, ठीक है जी। लेकिन जो डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं उनको वैसे का वैसे रहने देते हैं हम, डब्ल्यू एच को हम नहीं लेके आते। व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट वैसे का वैसे आ गया, वैट बाकी सेंटेंस को हमने सीधा कर दिया। क्लोज द विंडो, तो इधर क्लोज द विंडो ही आ जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ और सिर्फ टू लगाकर बाकी सारी चीज़ कर देते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, टू लगाते हैं जी। लेट्स गो फॉर अ वॉक, ही सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है जी। ही सेड व्हाट अ वंडरफुल, ही एक्सक्लेम्ड दैट, एक्सक्लेम्ड लगा देते हैं हम। तो हाउ ब्यूटीफुल, तो हाउ तो वैसे का वैसे, डब्ल्यू एच वैसे का वैसे आ जाता है, बाकी चीज़ हम उसको बदल देते हैं अकॉर्डिंग टू। तो डिड यू डू इट ऑन पर्पस, तो डिड है जी, वाज आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये वाज आ गया, वाज इट डन बाय, देखें डिड यू डू इट, तो वाज इट, ये तो ठीक है, वाज इट डन, तो डू डिड डन आना है जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वाज इट डन बाय यू, ठीक है जी, ऑन पर्पज, ये ऑन पर्पज वैसे का वैसे लगा दिया, ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। वॉज इट दैट, ये दैट कहाँ से ले आया, ये गलत है जी। वॉज इट बीइंग, तो वॉज बीइंग कहाँ से आ गया, वॉज अगर इधर होता तो फिर हम इधर बीइंग लगा सकते, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही तो ठीक है। तो सैम नोज मी, तो ये है जी सेंटेंस, तो क्या होगा? आई एम, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, आई एम नॉन बाय सैम, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम वैसे का वैसे आगे लिख देंगे हम, तो है इस तरह का, आई एम नॉन बाय सैम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। हु इज़ क्रिएटिंग मैस, तो हु वाले सेंटेंस में हम क्या करते हैं? बाय हुम पहले लगा देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो बाय हुम, बाकी ये वैसे का वैसे रहेगा। तो इज़ है, तो इज़ जो है वो यानी इसमें इसको इजी रहने देते हैं, इज़ दिस मैस बीइंग क्रिएटेड, इज़ के साथ क्या आ जाता है जी? बीइंग आ जाता है। बाय होम इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड, तो ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। वी मिसप्लेस्ड आवर इंटायर लगेज, तो जी सब्जेक्ट क्या है? वही, मिसप्लेस क्या है जी? वर्ब, और आवर इंटायर लगेज ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो जो है द इंटायर लगेज वॉज मिसप्लेस्ड, ठीक है, बाय अस, तो हमने क्या कर दिया? वही मिसप्लेस्ड आवर लगेज, तो द इंटायर लगेज वॉज मिसप्लेस्ड बाय अस एट द एयरपोर्ट, क्योंकि मिसप्लेस है, मिसप्लेस्ड है, सेकंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे, तो ये तो नहीं हो सकता, ये वॉज के साथ बीइंग आया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यही होगा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव एज पैसिव वॉइस की अगर आपको थोड़ी सी भी अवेयरनेस है तो आप आराम से एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए से आप इसको आराम से निकाल सकते हो। बाकी इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको करवा भी दिया। अच्छा जी, अब मैरिड जो है, मैरी के साथ जनरली कोई प्रपोजिशन नहीं आती, नो प्रपोजिशन। कुछ वर्ड होते हैं जिनके रिजेंबल हो गया, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो लेकिन जब ये पैसिव के अंदर आ जाता है तो फिर हम इसके साथ टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो शी मैरिड टू अ पायलट। ठीक है, विद इसके साथ नहीं आएगा। ही सेड मी दैट ही वॉज नॉट द राइट पर्सन। तो ही सेड मी दैट ही वॉज नॉट, ही टोल्ड मी आएगा, ही टोल्ड मी आएगा, ही सेड मी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट द राइट, ही प्रोफेस्ड मी भी गलत है जी, क्या है ये भी गलत है जी। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट द राइट पर्सन। अच्छा जी, गॉश वी हैव डन अ मिस्टेक। डन नहीं होता, मिस्टेक तो हम क्या करते हैं, मेड करते हैं, कमिटेड क्राइम करते हैं हम। ठीक है जी, डन करते, मेड करते हैं मिस्टेक हम। दे सेड टू अस आर यू लिविंग टुमारो। तो ये क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड अस इफ यू, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किस में तब्दील होता है जी, जो है सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, वी। ठीक है, आर है जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास, वी वर लिविंग टुमारो है, टुमारो किस में होता है, द नेक्स्ट डे में। ठीक है जी, टुमारो नेक्स्ट डे। तो जी इसमें टुमारो आ गया, टुमारो आ गया, टुमारो आ गया, ये कोई भी नहीं है जी, ये ठीक होगा। ग्रामर और स्ट्रक्चर के एरर भी आ जाते हैं। तो इट्स एजिज सिंस ही हैज़ अराइव्ड। तो जी एजिज के साथ ये अपॉस्ट्रोफी एस क्यों लगाया हुआ है, नहीं आता जी। इट्स एजिज सिंस ही अराइव्ड। ठीक है, बहुत बड़ी ड्यूरेशन के लिए एजिज यूज़ करते हो बगैर अपॉस्ट्रोफी के। अच्छा जी, कोयटा ग्लैडिएटर इज़ गोइंग टू विन सीरीज़। तो आपकी जो फ्यूचर इंटेंशंस होती हैं उसके लिए आप आर गोइंग का स्ट्रक्चर यूज़ करते हो। कोयटा ग्लैडिएटर आर गोइंग टू विन द सीरीज़। ठीक है जी। विल यू गो एंड सी मी व्हेन आई एम इन हॉस्पिटल। विल यू कम एंड सी मी व्हेन आई एम इन हॉस्पिटल। तो इसका ये हो सकता है, विल यू कम, तुम आओगे, विल यू गो नहीं, विल यू कम एंड सी मी व्हेन आई एम इन हॉस्पिटल, ये बन सकता है इसका। शी हैज़ बिन फ्लाइंग काइट्स। तो फ्रॉम तो नहीं आएगा जी, ये आपका क्या आएगा, फॉर आएगा। सिंस और फॉर किस लिए होता है, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर किस लिए लगाते हैं हम, ड्यूरेशन के लिए या लेंथ ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा जी, फॉर। सम पीपल आर इंटरेस्टेड बट द मेजोरिटी डजेंट केयर। तो जी अब देखें, सम पीपल आर इंटरेस्टेड, ठीक है, उसके बाद उसने ये बट लगाकर, आप बट भी आप किया, उसके बाद ऑपोजिट आती है, तो मेजोरिटी, यानी जो सम पीपल थे कोई ग्रुप था, अब वो ग्रुप तकसीम हो गया। तो जो कलेक्टिव नाउन होता है जब वो तकसीम हो जाता है तो वो सिंगुलर नहीं लेता, वो प्लूरल लेता है, तो डोंट आएगा, डोंट केयर। दे वर नॉट आर्टिस्ट, दे वर डिटेक्टिव्स इन डिसगाइज। दे वर नॉट, अब ये देखें, दे क्या है जी आपका, ये जो है आपका एक सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये एक वर्ब है। ठीक है जी, और दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। तो जब दो सेंटेंस आपके आए हों तो आप उनको कॉमे से सेपरेट नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हो जी, सेमी कॉलन से सेपरेट करते हो आप उनको। तो कंजंक्शन, इसका पंक्चुएशन का एरर है। द चेयरमैन इज़ इल एंड वी हैव टू, ये आपकी जो है, वी हैव टू पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना। ठीक है जी, पुट ऑफ द मीटिंग, ये फ्रेजल वर्ब है आपकी। अब पुट ऑफ का होता है टू डिले और पोस्टपोन। पुट ऑन क्या होता है, टू वियर। तो ये आप सारे इसको देख लें, ये आपकी फ्रेजल वर्ब। अब इतना टाइम नहीं है कि फ्रेजल वर्ब को किया जाए, लेकिन जो अगर करना चाहते हैं तो कुछ मशहूर मशहूर होती हैं, जैसे गेट होती है, पुट होती है,
इस तरीके की कुछ अहम फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो जी उसके बाद आपका ये आर्टिकल का आया हुआ था। तो जो भी जाइगेंटिक चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी यूनिक चीज़ें होती हैं, उनके साथ आप क्या लगाते हो जी, द आर्टिकल लगाते हो। जैसे माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे आपकी कोई भी इस तरीके की जो स्काई है, जो यूनिक है अपने अंदर एक ही है, तो वो उसके लिए आप क्या करते हो, ये लगाते हो। तो ये आपका जी कंप्लीट हो गया। तो ये आपके पास पेपर थे जी एफपीएससी के। और मैंने ये कराने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। देखें, यही पास पेपर में आया हुआ है और ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। और आपको एक बार फिर रियलाइज़ करवा रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10 वीडियोस के अंदर, और वो भी बहुत मुख्तसर, अब ये 11वीं वीडियो है जिसमें आप देख लें कि जो जो टॉपिक आ रहे हैं, क्या मैंने आपको तमाम वो टॉपिक पढ़ाए हैं कि नहीं। ये आर्टिकल आया है, हालांकि एक सवाल है, फिर भी पढ़ाया गया है। और ये जो है आपकी ये प्रेपोजिशन है, ये भी आप लोगों को पढ़ाई गई है। और इस तरीके से ये आपकी जो पंक्चुएशन है, जो सेंटेंस हैं, ये भी सारे के सारे पढ़ाए गए हैं। जो जितने भी चीज़ें हैं, ये सारे टॉपिक आपको 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे के लेक्चर के ज़रिए से कंप्लीट करवाए गए हैं। तो आई होप कि ये आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होंगे, और आपको जो है वो समझ भी आए होंगे। तो आप ये लाजमी जो है करें। तो बाकी आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस। तो ये बेहतरीन सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर आपको तमाम चीज़ें मिल गई हैं। तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।